हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। कैसे हैं आप लोग। हालांकि डेयरी की जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें व्यूज़ इतने नहीं आते हैं जितनी पोल्ट्री की वीडियोस में आते हैं। इसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये आती है कि डेयरी का जो फार्मर है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है सीखने में या नॉलेज में। वो जिस ढर्रे से चल रहा है वो उसी को ही ठीक समझता है। लेकिन पंजाब के फार्मर्स मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो काफ़ी आगे हैं और सीखने का उनमें एक जज्बा है। अक्सर पंजाब से कॉल्स आते रहते हैं मुझे, और अच्छे फार्मर जो बड़ी फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशंस होते हैं। तो वो मेरी वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उनकी जो सीखने की ललक है, उन्हें जो सीखने का एक जुनून है नॉलेज का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसी की वजह से वो इतना तरक्की डेयरी फार्मिंग में कर भी गए हैं। तो ऐसे ही एक फार्मर हैं लुधियाना से, मेरे पास कॉल आया था, उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था इसी चीज़ पर। वो डिस्कस कर रहे थे ग्लूकोज़ के बारे में, ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज्म हमारी काउस के अंदर कैसे होता है। ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और हॉट टॉपिक है जो आजकल डेयरी फार्मर्स जिसे डिस्कस करने लगे हैं। मतलब मैं कहूँगा यहाँ पर इस बात को कि हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, हो सकता है अजीब लगे और कुछ लोगों को बुरा भी लगे, कि जो कुछ न्यूट्रिशन के प्रोफेसर्स भी इतना नहीं जानते होंगे जितना कुछ पंजाब के डेयरी फार्मर्स जानते हैं। क्योंकि मैं उनसे डिस्कशन करता रहता हूँ तो मुझे आइडिया होता है। तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। एनर्जी मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइजेबल एनर्जी जो फीड में हम अपने डेयरी एनिमल्स को देते हैं, उसका महत्व बहुत कम आंका गया है, उसे काफ़ी इग्नोर किया गया है। मतलब ट्रेडिशनल जो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं या लोगों को बताते हैं इसके बारे में, उसे इग्नोर एक करके रखा जाता है। ज़्यादातर बात प्रोटीन की होती है। हमेशा प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है कि इस राशन में, इस दाने में कितना प्रोटीन है। प्रोटीन भी एक्चुअली जाकर अगर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं तो वो भी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का हिस्सा बनते हैं। तो उसी को लेकर मैंने और पंजाब के फार्मर्स को एक उनकी नॉलेज के लिए एक ट्रिब्यूट बनाने की कोशिश की है मैंने। शायद इससे पहले ऐसी वीडियो मैंने नहीं बनाई है या इस लेवल की जिसमें जो बायोकेमिस्ट्री है या वो चीज़ें हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, इस वजह से मैं इसे बना रहा हूँ। फेल सेफ मैकेनिज्म इन मिल्क प्रोडक्शन। इस टॉपिक से बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। फेल सेफ क्या होता है। फेल सेफ एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जिसके अंदर एक डिवाइस है। मान लीजिए आप अगर ट्रेन के अंदर जा रहे हैं तो ट्रेन के अंदर एक चेन लगी होती है, उसे खींचना होता है। अगर कोई आपका साथी किसी स्टेशन पर रह जाता है या कोई और दुर्घटना घटती है तो ड्राइवर के पास तो नहीं जाएंगे ना, कहेंगे कि इसे रोक दो। तो आप खुद ही वहाँ पर अगर वो चेन खींच देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी और आपका जो भी अनवांटेड इवेंट हुआ है, वो गलती हुई है, उसे आप वहाँ पर सुधार सकते हैं। तो उसमें किसी को नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है, और ट्रेन भी रुक जाती है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम को या सिस्टम को यूज़ करने वाले को नुकसान ना हो और वो अपने आप ही किसी अनवांटेड मतलब कंडीशन में वो अपने आप रुक जाए, उसे फेल सेफ कहते हैं। तो ये वीडियो मैंने इमाम हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एनिमल हस्बेंड्री और के माध्यम से बनाई है। ये एक छोटा सा इदारा है जिसकी स्थापना हमने की है लोगों को एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री के बारे में एजुकेट करने के लिए। तो ये जो इदारा है ये फ़िज़िकल काम करता है। अली वेटनरी विजडम जो है वो ऑनलाइन सेवा देता है। अगर कहीं जाके लेक्चर वगैरह करने होते हैं हमें तो हम इसके अंडर करते हैं। तो अभी मेरा मतलब इरादा हो रहा है कि पंजाब में या दिल्ली में ही पंजाब के फार्मर्स के लिए एक सेशन किया जाए, फ़िज़िकल सेशन किया जाए और इंटरेक्शन किया जाए। तो जो अगर इंटरेस्टेड फार्मर्स हैं तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हाल फ़िलहाल में मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि कुछ हैं जो कह रहे हैं कि सर कुछ कीजिए आप इसमें ना, फ़िज़िकली लोगों को कुछ ट्रेनिंग सेशन या कुछ सेमिनार टाइप से करना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे उसे करने के लिए। तो बहरहाल
मिल्क प्रोडक्शन इन डेयरी काउज इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली सिंस मैनी डिकेड्स। देखिए मिल्क प्रोडक्शन काउज के अंदर लगातार बढ़ रहा है ना, और ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर काउज 20,000 किलो तक दूध एक साल में या 300 दिन में दे रही हैं। देखिए ये जो रिसर्च है ये 2020 में पब्लिश हुई है, अभी 3 साल पहले। तो ये रिसर्चेज इस बारे में होने लगी हैं कि 20,000 किलो दूध देने वाले एनिमल्स को मैनेज करने में क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं और उनकी क्या क्या एनवायरमेंटल इम्प्लिकेशंस होती हैं। तो ये अब सिर्फ इसकी बात नहीं रह गई है कि एक आध एनिमल ऐसा है कि जो इतना दूध दे रहा है। तो 20,000 किलो का मतलब यह है कि वो एनिमल अगर 300 दिन दूध देता है तो रोज़ 66 किलो दूध वो दे रहा है ऑन एन एवरेज। तो 66 किलो दूध को लेना एक बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग काम है। तो उसके लिए जो कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, जो एनर्जी प्रोटीन उसे देना है, वो एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन उस दूध को प्रोड्यूस करना, उस जेनेटिक्स को लेकर आना, ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ये ज़्यादा कठिन काम नहीं है। हर साल इम्प्रूवमेंट जेनेटिक्स में हो रहे हैं। तो फ्यूचर डेयरी फार्म्स will need to become smarter, profitable and high yielding to continuously improve the sustainability of milk production। अगर मिल्क प्रोडक्शन को बनाए रखना है, इस इंडस्ट्री को सर्वाइव करवाना है, तो हमें स्मार्टर बनना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल फार्म बनाने पड़ेंगे और हाई यील्डिंग एनिमल्स हमें अपने यहाँ रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम उन चैलेंजेस से कैसे निपटेंगे, तो उसी एक चैलेंज के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन वाले एनिमल्स की रिक्वायरमेंट अब होगी। तो उन्हें मैनेज करना भी एक चैलेंज है। तो उसे टेक्निकली कैसे हम हैंडल करेंगे उसके बारे में फार्मर्स को सोचना चाहिए। तो सिस्टम जब फेल हो जाता है, फेल सेफ उसे जब कहते हैं, जब चीज़ें गलत होने लगती हैं, रॉन्ग होने लगती हैं और एक रिस्क होता है, डेंजर का खतरा होता है, तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो ये फेल सेफ का मतलब होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हर साल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हमारे एनिमल्स में, हमारी काउज में हो रहा है। 128 लीटर दूध हर साल, मतलब एनिमल की कैपेसिटी बढ़ रही है एक, तो उसका जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो 128 लीटर के हिसाब से हो रहा है। मान लीजिए आपका एनिमल 10,000 लीटर इस साल दूध दे रहा था, उसे आपने किसी इम्प्रूव्ड बुल से क्रॉस कराया, तो अगले साल जो उसकी प्रोजेनी होगी वो जब दूध पे आएगी तो वो 10,128 लीटर की कैपेसिटी उसकी होगी। ठीक है। तो करंट बेस्ट काउज जो हैं, मतलब जो हर्ड्स हैं, वो लगभग 20 टन पर हेड पर ईयर के हिसाब से दूध देते हैं। एंड दैट विल बिकम द एवरेज हर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द इंटेंसिव डेयरी फार्म्स इन 2030। तो 2030 तक ये जो काउज हैं ये नॉर्मल होने वाली हैं, मतलब ये नॉर्मली आपको दिखेंगी, इनके हर्ड्स आपको नॉर्मल दिखेंगे। वो हर्ड्स जिनका एवरेज 20,000 किलो या 20 टन पर ईयर होगा। तो अगर आपको 1 लाख किलो दूध प्रोड्यूस करना है या 100 टन दूध प्रोड्यूस करना है, तो 10 गाय आपके लिए काफ़ी हैं आपके फार्म में, मतलब साल में आप 1 लाख किलो दूध प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 2030 तक, और पंजाब में तो अभी भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनका पीक प्रोडक्शन मतलब 80, 82, 85 लीटर तक चला जाता है। तो और इसके अलावा जो और प्रीमियम काउज हैं जिनकी जेनेटिक्स और हाई हो चुकी है, वो लगभग 35,000 किलो पर ईयर तक दे रही हैं। और ये मैं ऐसे ही डाटा नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर रिसर्चेस, जैसा मैंने अभी रिसर्च पेपर दिखाया, उनमें ये वाले एनिमल्स हैं जो इतना दूध दे रहे हैं। तो उन्हीं के बुल्स से मतलब उन्हीं के बुल्स को लाया जा रहा है और उन्हीं के बुल्स से आगे मतलब सीमेन सप्लाई करके बहुत तेज़ी से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दूध हालांकि सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता है, जेनेटिक्स दूध का एक पार्ट होती है, मिल्क प्रोडक्शन का एक पार्ट होती है। जेनेटिक्स के अलावा एनवायरनमेंट और हिपेटिक एंड इंटरमीडिएटरी जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो लीवर के अंदर उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट का इन्फ्लक्स कितना है, आउटफ्लक्स कितना है, वहाँ से कितना निकल के जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी के अंदर रिजर्व्स कितने हैं और उनका टर्नओवर क्या है, वो भी दूध के प्रोडक्शन को गवर्न करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है। तो इसके बाद मेमोरी ग्लैंड और उसकी कैपेसिटी के बारे में आता है कि वो कितना दूध सिंथेसाइज कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो एल्व्यूलर सेल्स हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर,
वो कितने न्यूट्रिएंट्स को बनाती हैं, कितना लैक्टोज, प्रोटीन, फैट वगैरह जो भी दूध में आना है वो कितना बना सकती हैं, ये मेमोरी ग्लैंड की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद रूमेन फर्मेंटेशन, कि रूमेन के अंदर फर्मेंटेशन कैसा हो रहा है, उसका इकोसिस्टम, उसके अंदर माइक्रोब्स कौन कौन से हैं जो कि तेज़ी से डाइजेशन को करते हैं। कार्डियक आउटपुट और ब्लड फ्लो, ब्लड का वॉल्यूम कितना है, पैरासाइट्स तो नहीं है अंदर जो उस ब्लड को के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। और इसके बाद फीड रिसोर्सेज हैं, फीड इनटेक कितना है। फीड इनटेक एक अहम पॉइंट होता है क्योंकि एनिमल जब उसे पीक प्रोडक्शन पे आना होता है उस टाइम वो फीड इनटेक कम कर देता है, और ओवरऑल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो जिसके ऊपर दूध का प्रोडक्शन निर्भर होता है जेनेटिक्स के साथ साथ। तो इसमें एनर्जी एक बहुत अहम रोल प्रोड्यूस करता है, और जब भी एनर्जी की बात आती है तो ग्लूकोज की बात होती है। लेकिन हमारे एनिमल्स में जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज की इतनी अहमियत नहीं होती है, क्योंकि रूमेन के अंदर फर्मेंटेशन होता है, उससे वॉलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं। वो वॉलेटाइल फैटी एसिड डायरेक्टली एनिमल एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज़ कर लेता है। ऐसा हमारे अंदर इतना नहीं होता है, ह्यूमंस के अंदर, कुत्ते बिल्लियों के अंदर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमन होता है। ह्यूमन के अंदर वीएफए बनते हैं। वो वीएफए एनिमल के मेंटेनेंस के लिए इतनी एनर्जी उसे प्रोवाइड कर देते हैं, उसे ग्लूकोज बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी हमें होती है। तो ग्लूकोज का लेकिन रिलेवेंस प्रोडक्टिव एनिमल्स में बहुत ज़्यादा है। तो वहीं उसे ही हम शुरू करते हैं, उसे ही देखते हैं। कॉर्नेल न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस हुई 1976 में, और ये एक लैंडमार्क इवेंट था, एक लैंडमार्क सेमिनार था जिसमें डॉक्टर एलियट जो थे, ये एक डेयरी न्यूट्रिशन के एक बहुत पायनियर न्यूट्रिशनिस्ट रहे हैं। ऐसा मानिए कि जैसे फिज़िक्स में आइंस्टीन का रोल रहा है, ऐसे ही डेयरी न्यूट्रिशन में या एनिमल न्यूट्रिशन में डॉक्टर एलियट ने काम किया है, और बहुत सारी जो रिसर्चेज़ हैं वो डॉक्टर एलियट की ही बताई हुई हैं, फाउंडेशन इन्होंने रखी है। तो इन्होंने कॉर्नेल न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस में बताया, एक इक्वेशन थी जिसमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट लैक्टेटिंग काउज के लिए कितनी होती है, इस पर बात की गई। तो इन्होंने एक सिंपल आइसोटोपिक लेबलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। उससे इन्होंने ये देखा कि जो भी ग्लूकोज एंटर करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, उसमें से 69.4% ग्लूकोज लैक्टोज का पार्ट बन जाता है। तो इससे इन्हें ये पता चला कि जो भी ग्लूकोज जा रहा है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, इन्होंने उसे लेबल कर दिया, उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया। जैसे आप किताब पढ़ते हैं ना, तो बीच में कहीं मार्का लगा देंगे कि जहाँ पर आप छोड़ेंगे वहाँ मार्का लगा के किताब बंद कर देंगे, अगली बार किताब वहीं से खुलेगी। तो ग्लूकोज के कार्बन के ऊपर इन्होंने एक मार्का लगा दिया। वो मार्का मेमोरी ग्लैंड में देखा गया और उसके बाद लैक्टोज में भी देखा गया। तो क्योंकि लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर होती है और वो ग्लूकोज से ही बनती है, तो 69.4% ग्लूकोज लैक्टोज बन चुकी थी। तो ये देखा गया कि एवरेज 50 से 85% तक ग्लूकोज मिल्क में आ जाती है, मिल्क की लैक्टोज को बनाती है। थोड़ी बहुत ग्लूकोज यहाँ पर इस्तेमाल हुई होगी एज ए एनर्जी सोर्स, और उसके अलावा बॉडी की जो मेंटेनेंस होती है उसके लिए ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाती है। तो दूध के अंदर लगभग 4.8% लैक्टोज होती है, और ये बात आप ध्यान रखिए कि लैक्टोज एसएनएफ का पार्ट है और ये बहुत कांस्टेंट रहती है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। अगर मैस्टाइटिस वगैरह या कोई और ऐसी बीमारी नहीं है दूध के अंदर, तो लैक्टोज का परसेंटेज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, वो इतना ही रहता है। तो एवरेज 4.8% लैक्टोज होती है, और ये 70% ग्लूकोज को जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर आ रहा है उसे रिप्रेजेंट कर रही है।
है ना। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारी काऊ की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो 30 केजी दूध अगर एक काऊ प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, तो उसकी जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2 किलो की रिक्वायरमेंट उसे होगी। मतलब मेमरी ग्लैंड्स को 2 किलो ग्लूकोज चाहिए 30 किलो दूध में लैक्टोज को बनाने के लिए। तो लैक्टोज से हम बेसिकली दूध का वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो अगर ग्लूकोज 2 किलो ग्लूकोज मेमरी ग्लैंड को चाहिए, तो उस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि भाई 30 किलो दूध देगी, 32 किलो देगी, 35 किलो देगी। तो इस हिसाब से ग्लूकोज के माध्यम से हम एनिमल की पीक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और एनिमल की पीक प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो फिर एनिमल की टोटल लैक्टेशन भी बढ़ती है, क्योंकि ब्लड शुगर जो होती है वो बेसिकली ग्लूकोज ही होती है। तो ज़्यादातर ग्लूकोज प्रोडक्टिव एनिमल में मेमरी ग्लैंड में जाके लैक्टोज बना लेती है, जो दूध का हिस्सा बन जाती है। दूसरी जो ग्लूकोज बचती है वो बॉडी ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मान लीजिए एनिमल दूध नहीं दे रहा है या कम दे रहा है, तो वो जाकर फिर फैट भी बन जाती है और एनिमल की बॉडी स्कोरिंग को बढ़ाती है। तो जैसे जैसे दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो जो ग्लूकोज का पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन हो रहा है ना, बंटवारा हो रहा है, एक इधर जा रही है ग्लूकोज या इधर जा रही है। अब एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो ग्लूकोज का जो डाइवर्जन है, जो परसेंटेज है, जो बंटवारे का परसेंटेज है, वो मेमरी ग्लैंड की तरफ बढ़ता रहता है। यही एक वजह होती है जिससे एनिमल की इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और दूसरे पॉइंट पर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो सीओडी की प्रॉब्लम आती है, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो होती है, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो होती हैं जिससे इनफर्टिलिटी आती है, तो वो भी एक अलग टॉपिक है, हालांकि है इसी से रिलेटेड, कभी डिस्कस करूँगा। तो मिल्क प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है तो ग्लूकोज का पार्टीशन मेमरी ग्लैंड की तरफ बढ़ने लगता है और बॉडी टिश्यूज़ की तरफ घटने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि काऊ की जो बॉडी है उसे मिनिमल ग्लूकोज की नीड होती है। मतलब वो बिना ग्लूकोज के या बहुत कम ग्लूकोज में भी काउस बढ़िया से सर्वाइव कर सकती हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकती हैं। क्योंकि फिर मैं वही बात कहूँगा, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं VFAs के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, एक पूरी की पूरी डेयरी की ट्रेनिंग मैंने बनाई है, जो कि ऑलरेडी मेरे ऐप के ऊपर, एली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें 4 दिन का जो कोर्स है वो सिर्फ डेयरी न्यूट्रिशन के ऊपर ही है। तो उसमें मैंने ये सब बातें बताई हैं कि एनिमल की जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो ग्लूकोज से नहीं, VFAs से पूरी होती हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो ग्लूकोज का डाइवर्जन मेमरी ग्लैंड की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि 6 किलो दूध अगर एक एनिमल दे रहा है तो 20% उसकी बॉडी का ग्लूकोज मेमरी ग्लैंड में जाता है। वहीं अगर उसका प्रोडक्शन 25 किलो हो जाता है तो 90% जो बॉडी का ग्लूकोज है वो मेमरी ग्लैंड की तरफ डाइवर्ट होने लगेगा। तो ग्लूकोज और बॉडी सिस्टम्स को भी तो चाहिए ना एनर्जी के लिए। तो अगर उन बॉडी सिस्टम्स को ये लगता है कि अभी हमारे पास एनर्जी नहीं आ रही है तो वो अपने सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं फेल सेफ मैकेनिज्म के ज़रिए से। सही है। जैसे रिप्रोडक्टिव ओवरी को ऐसा महसूस हुआ कि ग्लूकोज इतना नहीं है कि अगर मान लीजिए अंडा निकले, फिर वो फर्टिलाइज हो जाए, उसमें बच्चा बनने लगे, तो बच्चे को तो रिक्वायरमेंट होगी ना एनर्जी की, तो वो उसे शट डाउन कर देगी, वो ओव्यूलेशन को होने ही नहीं देगी। तो कहाँ से ग्लूकोज आता है और कहाँ पर जाता है ये देखना हमारा एक यहाँ पर अहम हो जाता है हमारे लिए। तो 20% जो बॉडी का ग्लूकोज है वो 6 किलो अगर दूध दे रही है कोई काऊ, तो 20% बॉडी का ग्लूकोज उसकी मेमरी ग्लैंड में, उसके थनों में जाएगा, जो कि लैक्टोज बनाएगा, फिर वो लैक्टोज दूध का पार्ट बनेगी। तो सरप्लस ग्लूकोज का क्या हो रहा है, 20% ही तो जा रहा है मेमरी ग्लैंड में, तो बाकी का जो 80% बच रहा है वो एनिमल की बॉडी को सपोर्ट करता है, ये अपने आप उसे इस्तेमाल कर लेती है
और क्या करती है कि मतलब जो बॉडी का फैट वगैरह है, प्रोटीन है, वो भी बना के मतलब बनने लगता है। उससे एनिमल का बॉडी स्कोर भी इम्प्रूव होता है ना। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके बच्चे हैं, मान लीजिए 2 या 3 बच्चे हैं, तो एक 6th क्लास में, एक 7th क्लास में, एक 10th क्लास में। तो जो 10th क्लास में होगा उसे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, उसे रिसोर्सेज भी ज़्यादा देंगे, उसके ट्यूशन भी अच्छे लगवाएंगे, उस पर पैसा भी ज़्यादा खर्च करेंगे कि भाई वो 10th में है। और 6th और 7th वालों को इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी उनकी छोटी क्लासेज हैं, उन पे कम खर्चा भी करेंगे तो कोई नहीं, मतलब वो नहीं है। जब वो 10th में आएंगे तो उन्हें भी इसी टाइप से वो किया जाएगा। तो इस टाइप से बॉडी भी पार्टीशनिंग कर देती है। तो मेंटेनेंस के लिए बाकी जो ग्लूकोज है वो मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, बॉडी स्कोरिंग या अपना वेट बढ़ाने के लिए एनिमल उसे यूज़ करने लगता है। तो जो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है वो बेसिकली कहाँ होती है, वो लीवर के अंदर होती है। और बॉडी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उस ग्लूकोज की सिंथेसिस, वो ग्लूकोज का बनना डिपेंड करता है। तो किस किस चीज़ के लिए चाहिए, एनिमल की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बढ़ रहा है। मान लीजिए हीफर है, हीफर को आपने प्रेग्नेंट करा दिया, तो प्रेग्नेंट तो करा दिया लेकिन वो बढ़ भी तो रही है ना, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, तो वो ग्रोथ के लिए भी चाहिए। सबसे ज़्यादा ग्लूकोज अहम होता है मिल्क सिंथेसिस के लिए, दूध के बनाने के लिए। हमें ग्लूकोज चाहिए, उससे लैक्टोज बनेगा, और लैक्टोज मिल्क का पार्ट है। लैक्टोज कम होगा तो दूध कम हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है लैक्टोज। और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए लगभग अगर 600 किलो का एनिमल है तो उसे 200 ग्राम ग्लूकोज उसके ब्लड में चाहिए। लेकिन ये बात आप समझ लें कि ग्लूकोज एज सच एनिमल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता जैसे वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हमने ग्लूकोज पिया तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज चला जाता है, लेकिन ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है। बहुत कम ग्लूकोज एनिमल के अंदर जा पाता है। ग्लूकोज को एनिमल बनाता है, काउज बनाती हैं ग्लूकोज को। किससे बनाती हैं, प्रोपियोनेट से बनाती हैं, तो वो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो जर्नली क्या होता है, जितना अमाउंट हम मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का सप्लाई करेंगे फीड में, उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज बनेगी। तो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी बेसिकली कोरिलेटेड रहती है ग्लूकोज की फॉर्मेशन से, है ना। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि अगर फीड इनटेक पूरा नहीं है तो ये जो कोरिलेशन है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का, ये अल्टर हो जाता है। जैसे अर्ली लैक्टेशन में क्या होता है, फीड इनटेक कम होता है ना, तो फीड इनटेक अगर कम है ना, और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी क्या करेगी, फीड से तो इतना प्रोपियोनेट आ नहीं रहा है कि जिससे इतना ग्लूकोज बनाया जा सके कि मिल्क प्रोडक्शन को सस्टेन कर सके। तो बॉडी अपनी बॉडी के रिजर्व्स को मोबिलाइज करती है, फैट को पिघलाएगी, प्रोटीन को अपने कम करेगी। आप देखते हैं ना, अगर फीडिंग ठीक नहीं करेंगे तो एनिमल दुबला होता चला जाता है, तो काफ़ी दुबला होता है तो उसकी पसलियाँ वगैरह भी दिखने लगती हैं। तो वो जो मैकेनिज्म है वो हमारी जो गाय है, जो नई गाय आ रही हैं, जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो 60-70 लीटर दूध दे सकती हैं, उनके अंदर ये मैकेनिज्म बहुत गहन तरीके से, बहुत इंटेंस तरीके से काम करता है। अगर उन्हें फीड आप बाहर से नहीं देंगे, एनर्जी बाहर से नहीं देंगे प्रॉपर, तो अपनी बॉडी का रिजर्व मोबिलाइज कर देंगे दूध को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उन्हें तैयार ही ऐसा किया गया है। तो ये मेटाबोलाइजेबल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ये होती है स्टार्च की फॉर्म में। जो मक्का, गेहूँ, दलिया, ये सब चीज़ें देते हैं, वो इस मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का एक बड़ा पार्ट बनाते हैं। तो ये डाइजेस्ट कहाँ होता है, ये र्यूमन के अंदर डाइजेस्ट होता है, पोस्ट ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने ही, एलियट साहब ने, और एलियट के जो फिर आगे साइंटिस्ट आए जिन्होंने उनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया, उन्होंने ये देखा कि अगर हम र्यूमन में स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। हम स्टार्च दें बशर्ते उसकी पीएच ना गड़बड़ाए, तो माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है जिससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट आज भी हमें पता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अगर हम ग्लूकोज या स्टार्च दे देते हैं तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में, वॉलेटाइल फैटी एसिड्स में, वो एज सच ग्लूकोज नहीं रहती है। तो इन्होंने एबोमेसम के अंदर ग्लूकोज को, स्टार्च को इन्फ्यूज़ किया और देखा कि क्या मतलब असर पड़ता है, तो उससे मिल्क फैट कम हो गया लेकिन दूध बढ़ा। तो इसका मतलब ये था कि कांस्टेंट मिल्क एनर्जी आउटपुट, कि दूध अगर बढ़ता है तो फैट कम होने लगता है। तो दूध के अंदर जो एनर्जी का कंपोनेंट है वो एक तरीके से कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
तीसरा क्या किया इन्होंने, ड्यूडेनल का मतलब है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, उसके अंदर ग्लूकोज को इन्फ्यूज़ किया, फिर देखा कि मिल्क फैट पे क्या असर पड़ता है, तो मिल्क फैट कम हुआ और दूध बढ़ा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन दूध कम हुआ। तो इससे ये पता चला कि मिल्क की जो एनर्जी आउटपुट होती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर उसके अंदर मान लीजिए 100 ml के अंदर 200 किलो कैलोरी एनर्जी आ रही है तो वो उतनी ही आएगी। अगर आपने दूध का वॉल्यूम 300 कर दिया तो फैट कम हो जाएगा लेकिन एनर्जी इतनी रहेगी क्योंकि लैक्टोज बढ़ेगी। तो लीवर जो था वो मास्टर ऑर्गन है जो कि ग्लूकोज को बनाता है। तो ग्लूकोज बनता कैसे, जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज अगर देंगे एनिमल को तो वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो कुछ और बन जाएगा, टूट जाएगा अंदर। तो एनिमल क्या करता है, नया ग्लूकोज अपने लीवर के अंदर बनाता है। तो ये बनता किससे है, ये प्रोपियोनेट से बनता है। 3 तरीके के वॉलेटाइल फैटी एसिड होते हैं, प्रोपियोनेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूटायरेट। तो इनका ये डिपेंड करता है कि इनका जो रेशो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फीड एनिमल को दे रहे हैं। फाइबर रिच फीड देते हैं, भूसा वगैरह ज़्यादा दे रहे हैं तो एसीटेट ज़्यादा बनेगा, और स्टार्च दे रहे हैं तो प्रोपियोनेट ज़्यादा बनता है। तो प्रोपियोनेट मेन प्रिकर्सर होता है, कंपोनेंट होता है जो लीवर के अंदर जाकर ग्लूकोज को बनाता है। इसके अलावा कुछ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन आप देते हैं ना, या माइक्रोबियल प्रोटीन है, अगर वो प्रोटीन एज सच इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो वो भी जाकर ग्लूकोज को बनाते हैं। इसके अलावा लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ब्यूटायरेट और वेलरेट, ये सब चीज़ें भी ग्लूकोज बनाती हैं। लेकिन प्रोपियोनेट सबसे ज़्यादा इसकी भागीदारी होती है ग्लूकोज को बनाने में, और लगभग 76% जो ग्लूकोज बनता है लीवर के अंदर, या इससे भी ज़्यादा ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है, तो वो लीवर के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है 76% से ज़्यादा, उसका 76% जो लीवर के अंदर ग्लूकोज बन रहा है वो प्रोपियोनेट से बनता है। तो प्रोपियोनेट की अहमियत है, तो प्रोपियोनेट रिप्रेजेंट द इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक लिंक बिटवीन मेटाबोलाइजेबल एनर्जी इनटेक और लीवर ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो लीवर के अंदर जो ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है और मेटाबोलाइजेबल एनर्जी जो हम फीड में दे रहे हैं, उनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है प्रोपियोनेट का। ठीक है, जैसे जैसे मेटाबोलाइजेबल एनर्जी बढ़ाएंगे, प्रोपियोनेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोपियोनेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लैक्टोज बढ़ेगी, लैक्टोज बढ़ेगा तो मिल्क बढ़ेगा, है ना। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन अगर है एनिमल, या तो वो इतना खा नहीं रहा है या आप उसे इतना दे नहीं रहे हैं, 2 ही पॉइंट होते हैं, तो उसमें प्रोपियोनेट सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो जब प्रोपियोनेट कम होता है तो दूसरे जो ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर्स होते हैं, जिनका पिछले अभी स्लाइड में मैंने बताया, जैसे लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है, अमाइनो एसिड है, ये बॉडी टिश्यू से मोबिलाइज होने लगते हैं और ग्लूकोज प्रोडक्शन इनसे होता है। लेकिन इतना नहीं हो पाता जितना प्रोपियोनेट से होता है, होगा इनसे लेकिन इतना नहीं होगा जितना प्रोपियोनेट से हो रहा था। तो ये कहाँ से आती हैं ये चीज़ें, लैक्टेट बॉडी टिश्यूज से आता है, मसल्स से आता है, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है, तो मसल्स के अंदर जब ग्लाइकोजन एक तरीके से जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो लैक्टेट बनाती हैं, ग्लिसरॉल वगैरह बनाती हैं, अमाइनो एसिड्स रिलीज़ होते हैं। जो एनिमल दुबला हो जाता है ना, आप सोचते हैं कि एनिमल तो दूध दे ही रहा है, मैं कुछ भी फीडिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ख़ासकर जो हमारे ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड एनिमल्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो पंजाब वगैरह में पाए जाते हैं, 40-40, 50-50 लीटर तक दूध देते हैं, इनके साथ यही है। इन लोग ये समझते हैं ज़्यादातर कि हम इनकी फीडिंग ठीक कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये बने ही ऐसे हैं कि अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को मोबिलाइज करना इनके जेनेटिक्स में है, समझे। तो ये दुबले हो जाते हैं दूध देने के लिए, तो हमें उन्हें दुबला नहीं होने देना है। जब दुबले हो जाएंगे, बॉडी के अंदर एनर्जी का एक सिस्टम बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर फर्टिलिटी नहीं रहती है एनिमल के अंदर, और फर्टिलिटी नहीं है तो दूध तो एनिमल देगा ही। हमें जो काम करना है फर्टिलिटी पे करना है, उससे बच्चा लेना है, बच्चे के बाद ही तो दूध देगा ना। तो प्रोपियोनेट मेन ग्लूकोज प्रिकर्सर होता है जिसकी हमें सप्लाई बरकरार रखनी पड़ती है दूध को बनाए रखने के लिए। ये प्रोपियोनेट आता है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी से, जो कि हम एनिमल को देते हैं। तो प्रोपियोनेट के बाद अमाइनो एसिड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लूकोज प्रिकर्सर होते हैं, लेकिन अमाइनो एसिड बहुत कॉस्टली होते हैं। बॉडी का प्रोटीन को बनाने में, अमाइनो एसिड बनाने में बहुत एनर्जी लगती है। अगर मान लीजिए आपकी मसल्स वो होती हैं, आप फीडिंग ठीक नहीं कर रहे हैं और मसल्स पिघल रही हैं या मसल्स कम हो रही हैं अपना अमाइनो एसिड्स
भेज रही हैं लीवर के अंदर, और लीवर में वो अमाइनो एसिड ग्लूकोज बना रहे हैं। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक कोई बहुत महंगी पेंटिंग ख़रीद के लाए किसी आर्ट्स गैलरी से जाकर, मान लीजिए 50,000 रुपये की, और फिर रात में आपको ठंड लगने लगी, कहीं हैं आप, और आप उस पेंटिंग को जला के और हाथ तापने लगे, तो ये तो नहीं है ना। तो अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का बनना ऐसा ही है, एक बहुत कीमती चीज़ से हम एक लेस वो बनाते हैं। फिर क्योंकि जब आपको प्रोटीन दोबारा चढ़ाना पड़ेगा तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी वो अमाइनो एसिड बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा ना। तो एलेनिन इन अमाइनो एसिड्स में एक इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर होता है। एलेनिन क्योंकि अमोनिया का जो भी मेटाबॉलिज्म मसल्स में हो रहा है, अमोनिया निकल रही है, वो अमोनिया एलेनिन की फॉर्म में लीवर तक पहुंचती है, तो एलेनिन से भी ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा जो लैक्टेट है, आपने कभी देखा होगा कि आप मान लीजिए कहीं घूमते घूमते ज़्यादा नहीं है, चलते नहीं हैं, और कभी आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो अचानक से अगर किसी दिन आप 2, 2.5, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल लेंगे, उसके बाद जो आपके पैरों में एक दर्द होगा, एक खिंचाव होगा, एक आप उसे मोड़ नहीं पाएंगे, तो वो जो कंडीशन, वो तकलीफ़ की होती है, वो लैक्टेट की वजह से होती है। लैक्टेट बन जाता है आपके मतलब पैरों के अंदर या मसल्स के अंदर। तो ऐसा ही लैक्टेट हमारे एनिमल्स के अंदर भी बनता है जब उनकी सप्लाई बढ़ती है, जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो और बाहर से हम नहीं दे रहे हैं उसे, तो बॉडी लैक्टेट बनाने लगती है। वो भी एक ग्लूकोज का प्रिकर्सर होता है, लेकिन लैक्टेट तभी काम करता है जब बॉडी में एनर्जी का लेवल, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का लेवल सही हो। तो ये थोड़ी और डीप बात है, तो इसे ही समझ लीजिए बस आप कि अगर एनर्जी लेवल हमारे फीड में कम है तो लैक्टेट भी एनिमल यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो समरी यह है कि प्रोपियोनेट, एलेनिन और लैक्टेट 3 कंपोनेंट हैं। इनमें प्रोपियोनेट एक अहम ग्लूकोज प्रिकर्सर है, सेकंड नंबर पर अमाइनो एसिड आते हैं, उन अमाइनो एसिड्स में एलेनिन एक इंपॉर्टेंट ग्लूकोज प्रिकर्सर होता है, थर्ड नंबर पर लैक्टेट आता है जो बॉडी के एनर्जी स्टेटस पर डिपेंड करता है। एनर्जी स्टेटस अच्छा नहीं है तो लैक्टेट को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो अर्ली लैक्टेशन होती है उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है, और प्रोपियोनेट की सप्लाई अगर ऐसे में लिमिटेड हो जाती है तो अमाइनो एसिड्स और लैक्टेट आने लगते हैं और बॉडी का वज़न तेज़ी से घटने लगता है, जो कि नहीं घटना चाहिए। अगर बॉडी का वज़न तेज़ी से घटता है और ये जो सिग्नल्स हैं ये ओवरी को मिल जाते हैं, तो ओवरी के अंदर सिस्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट है, और जो कि होती है। तो हमें अगर दूध भी लेना है और हमने एनिमल की फर्टिलिटी भी बनाए रखनी है, तो हमें इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और एक अहम बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और आप लोगों को अपने प्रोटोकॉल में नियासिन के लिए बताता भी हूँ, जो मैंने आपको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, कि नियासिन की जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि वो लैक्टेट को भी, जब बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट होती है तो लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए नियासिन की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि ये मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर लैक्टेट आता है और ये लैक्टेट जाता है लीवर के अंदर, मतलब मसल्स में से लैक्टेट लीवर के अंदर जाता है, किडनी के अंदर भी जाता है, शीप के अंदर, और वहाँ पर जो 2 लैक्टेट होते हैं, 2 पायरुवेट बनाते हैं, उससे ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज फिर आके ब्लड में दोबारा इस्तेमाल होता है और सेल्स के अंदर जाता है, और फिर एसिटाइल कोलाइन कोएंजाइम या तो एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगा या फिर लैक्टोज बनाने के लिए। तो ये इसकी साइकिल है। और जो नियासिन है वो यहाँ पर काम करता है, तो जितना ज़्यादा नियासिन होगा उतना ज़्यादा पायरुवेट से वो ग्लूकोज उसमें चला जाएगा या फिर ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो अब यहाँ पर आ जाती है फेल सेफ मैकेनिज़्म वाली बात। अब हमें ये पता है कि लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है और वो अडर के अंदर, थनों के अंदर बनती है। किससे बनती है? ब्लड ग्लूकोज से। तो नीचे आपको ये दिख रहा है, ये ब्लड जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये ग्लूकोज निकल के ये एपिथेलियल सेल, अडर की ये सेल है, थनों की सेल है, इस कोशिका के अंदर ये ग्लूकोज आ जाता है। अब ये ग्लूकोज यहाँ से मतलब प्रोसेस होना शुरू होता है, यूडीपी ग्लूकोज बनता है, यूडीपी गैलेक्टोज बनता है, और ये फिर एक और एपरेटस होता है, गोल्जी एपरेटस कहते हैं, मिल्क सेल के अंदर या मिल्क एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जाता है। गैलेक्टोज ग्लूकोज दोनों मिलते हैं और ये लैक्टोज बना लेते हैं। लैक्टोज एक मतलब छोटे से बैग्स होते हैं जिन्हें वेसिकल्स कहा जाता है, उनके अंदर ये पैक हो जाता है, और यहाँ से ये फिर यहाँ पर ये जो ये मिल्क
वेसल है, एल्वियोलर ल्यूमेन है। यहाँ से ये फिर एल्वियोलर ल्यूमेन के अंदर जाएगा और एल्वियोलर ल्यूमेन से मिल्क वेसल जो होती हैं अडर्स की, उसके अंदर चला जाता है। तो सोडियम पोटेशियम कुछ मिनरल्स होते हैं, वो इसके अंदर भी रहेंगे, दूध के अंदर भी, और वो सेल्स के अंदर भी रहते हैं और ब्लड के अंदर भी रहते हैं। इन मिनरल से और लैक्टोज से, क्योंकि आपने देखा होगा लैक्टोज जो है ना, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अगर वो दूध पीते हैं तो उन्हें दस्त लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होती, और लैक्टोज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को खींचती है, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाती है लैक्टोज। तो लैक्टोज के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो लैक्टोज और मिनरल्स ये मिलकर एक ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं ब्लड के अंदर और मिल्क के अंदर। अगर आप देखेंगे तो ब्लड की और मिल्क की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो दोनों की लगभग 300 मिली ऑस्मोल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रेशर यहाँ ज़्यादा हुआ, ब्लड में कम हुआ, तो ये वेसल फट जाएगी। अगर ब्लड में ज़्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ, तो ब्लड वेसल फट जाएगी। तो इसे बनाने के लिए कुदरत ने दोनों के अंदर ऑस्मोलैरिटी को सेम रखा है। तो उस ऑस्मोलैरिटी को बरकरार रखने के लिए लैक्टोज को कांस्टेंट होना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से अगर 2 यूनिट लैक्टोज गई और 2 यूनिट के साथ 5 यूनिट पानी जाएगा, ठीक है, तो अगर वो 2 की 4 यूनिट होगी तो पानी 5 का 10 हो जाएगा। तो जितनी लैक्टोज जाती रहेगी उतना पानी यहाँ बढ़ता रहेगा, ताकि दोनों के बीच का, ब्लड के और मिल्क के बीच का प्रेशर एक बना रहे। और कई बार क्या होता है ना कि ये जो प्रेशर है मेस्टाइटिस वेस्टाइटिस में क्लोराइड व्लोराइड जैसे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा और कभी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, ब्लड भी देखने को मिलता है हमें उसके अंदर, या दूध पतला आने लगता है। तो इसका मतलब उसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिगड़ जाता है। तो अगर वो नहीं बिगड़ा है तो लैक्टोज गवर्न करती है मिल्क के वॉल्यूम को। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो लैक्टोज डिटरमाइन द मिल्क वॉल्यूम। तो जितनी ज़्यादा लैक्टोज होगी उतना ज़्यादा दूध बनेगा, क्योंकि इसे अपना ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो अगर हमें दूध की सप्लाई, मतलब दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो हमें उसमें लैक्टोज को ऐड करना पड़ेगा। लैक्टोज कहाँ से ऐड होगी? लैक्टोज आएगी ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से आएगा? बॉडी में जो एनर्जी स्टेटस है उससे ग्लूकोज बनेगा। जितना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा उतना ज़्यादा लैक्टोज बनेगी, उतना ज़्यादा दूध हमारा बढ़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है बॉडी की, उसका जो स्टेटस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मिल्क वॉल्यूम को बनाए रखने के लिए। साथ साथ बॉडी स्कोरिंग को हमें बनाए रखना होता है कि हम बॉडी के जो प्रोटीन है या जो बॉडी स्कोर है उसे कम से कम हम मोबिलाइज होने दें, ताकि एनिमल का बॉडी स्कोर नीचे ना जाए, ओवरी को नेगेटिव सिग्नल्स ना मिलें, ताकि वो फर्टिलिटी अपनी बरकरार रखे। तो अगर ग्लूकोज की सप्लाई रेस्ट्रिक्ट होती है तो मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज है वो 2 चीज़ों के लिए चाहिए हमें, एक तो टिश्यू मेंटेनेंस के लिए, दूसरा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 2 किलो ग्लूकोज 30 किलो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो उसका पार्टीशन है वो पार्टीशन अहम है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप फीड में कितनी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी दे रहे हैं, आपके बॉडी का, मतलब एनिमल की बॉडी का बॉडी स्कोर क्या है, बाकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं, और आप कितना उससे दूध लेना चाहते हैं। तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है। अब आपको ये सवाल का जवाब ढूंढना है कि कितनी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी चाहिए जिससे 2 किलो ग्लूकोज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की जा सके, जिससे कम से कम 30 किलो दूध का तो एनिमल हम मेंटेन कर सकें। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि अगर ग्लूकोज कम हो रहा है, जो फेल सेफ मैकेनिज़्म है, फेल सेफ मैकेनिज़्म मिल्क प्रोडक्शन के अंदर यही है कि ग्लूकोज अगर कम होती है तो ये मिल्क प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। अगर कम हो रही है तो अपने आप ही लैक्टोज कम बनेगी, लैक्टोज कम बनेगी तो दूध का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, बॉडी से एनर्जी निकलनी कम हो जाएगी। तो बॉडी को एनिमल एनर्जी के लिए मतलब कंजर्व करके रखेगा एक स्टेज तक, ठीक है। लेकिन आजकल के एनिमल जो जेनेटिकली इम्प्रूव हो रहे हैं वो दूसरी ही डायरेक्शन में अब जा रहे हैं। वो डायरेक्शन ये है कि अपनी बॉडी का एनर्जी वो लूज़ कर देते हैं, पूरी एनर्जी दूध देने में निकाल देते हैं। इसी बात का फ़ायदा फीड बनाने वाली कंपनियां उठाती हैं। वो प्रोटीन
हाई प्रोटीन वाला दाना देती हैं, एनर्जी उसमें इतनी नहीं होती है। एनर्जी आप किसी फीड के कट्टे पे लिखे हुए भी नहीं देखेंगे, अगर कहीं हैं तो आप मुझे दिखाइए। फैट ज़रूर होता है लेकिन एनर्जी कोई नहीं लिखता है। लेकिन एनर्जी ही वो कंपोनेंट है। अमाइनो एसिड जाएंगे, अमाइनो एसिड सीधा जाकर लीवर में ग्लूकोज बनाएंगे या फिर प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन का पार्ट बनाएंगे। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी बॉडी के टिश्यूज से आएगी। तो इस वजह इस तरीके से दूध बढ़ता है, लेकिन वो दूध बढ़ा हुआ किसी काम का नहीं है क्योंकि वो फर्टिलिटी को ख़राब करता है। तो दूध भी बढ़े, फर्टिलिटी भी ख़राब ना हो, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो कितनी है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी चाहिए 2 किलो ग्लूकोज बनाने के लिए, ये आपका सवाल है, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और हमारा एक डेयरी का टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने एक बनाया है और उसकी कुछ चार्जेस भी रखे हैं नॉमिनल। तो जो लोग चाहें, क्योंकि पहले क्या हुआ ना कि मैंने कुछ ग्रुप बनाए, उसमें लोग आके बैठ जाते हैं, बस उन्हें ये चाहिए कि हम देखते रहें कि क्या हो रहा है ग्रुप में, है ना, कुछ बोलते नहीं है ना वो लेते हैं। तो इस वजह से ये एक नॉमिनल चार्ज रखे हैं और उसके अंदर हम यही सब टेक्निकल डिस्कशन खुल के करेंगे। तो जो फार्मर्स हैं, ख़ास तौर से पंजाब के फार्मर्स, वो इसमें ज़रूर जुड़ें। और सेमिनार मेरा करने का एक प्लान है, तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हों तो हम दिल्ली में या लुधियाना में जैसा भी पॉसिबल होगा हम एक सेमिनार ज़रूर करेंगे आपके लिए। थैंक यू।